हवा में नमी भारी थी। अंकित अपना सूटकेस घसीटता हुआ टूटी फूटी ड्राइववे पर आया। शिव शक्ति हॉस्टल, उसका नया घर। लोहे का गेट उसके पीछे कराहते हुए बंद हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शिव शक्ति हॉस्टल, मेरा नया घर। वार्डन, एक कमजोर बूढ़ा आदमी खाली आंखों वाला, उसे चाबी थमा दी। कमरा 13। उसकी आवाज कर्कश थी। अंकित को बेचैनी का झटका लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह यहाँ पढ़ाई करने आया था और कुछ मायने नहीं रखता था। उसका कमरा छोटा और बदबूदार था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें गूंज रही हों। अंकित ने जल्दी से अपना सामान खोला। उसका दिमाग पहले से ही किताबों के पहाड़ की तरफ दौड़ रहा था, जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं, कमरे में लंबी परछाइयां पड़ गईं। अंकित को ठंड लग गई। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली चुभन को, देखे जाने की भावना को अनदेखा करने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही थी। इमारत की हर आहट, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसके भीतर डर का झटका भेज रही थी। उसे कसम थी कि उसने फुसफुसाहटें भी सुनी हैं, धीमी और स्पष्ट, जैसे रात में भूत बातें कर रहे हों। वो क्या था? क्या मैंने अभी फुसफुसाहटें सुनी? घंटे रेंगते रहे। वह करवटें बदलता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह पक्षियों के सुकून देने वाले चहचहाने के लिए तरस रहा था, जो भोर के टूटने का प्रतीक थे। जैसे ही वह सोने ही वाला था, एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। चीख? अंकित का दिल धड़कते हुए उठ गया। उसने सुनने के लिए जोर लगाया, लेकिन अब केवल एक भयानक सन्नाटा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन गहरे में वह बेहतर जानता था। इस जगह कुछ गड़बड़ थी, कुछ बेहद परेशान करने वाला। यह एक बुरा सपना रहा होगा, है ना? लेकिन यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? अगली रात फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। इस बार यह जोर से, आग्रही था। वह अपने साथ कमरे में एक उपस्थिति महसूस कर सकता था, ठंडी और दमनकारी। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके बिस्तर के नीचे एक आकृति खड़ी थी, जो छाया में डूबी हुई थी। कौन? वहां कौन है? जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, वह एक युवती के रूप को देख सका। उसका चेहरा लंबे उलझे बालों के पर्दे से ढका हुआ था। उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी, जो क्रिम्सन से सनी हुई थी, और उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, जो एक अकथनीय दुख से भरी थीं। धीमी भयानक फुसफुसाहट, मेरी मदद करो। अंकित डर के मारे पागल हो गया था। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। वह केवल दहशत में देख सकता था, क्योंकि यह आकृति करीब आ गई थी। उसका ठंडा चिपचिपा हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वार्डन को अपने कार्यालय में पाया। एक तंग, धूल भरा कमरा, जो पुरानी फाइलों और भूली हुई चीजों से भरा हुआ था। बूढ़े ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा भावहीन था, क्योंकि अंकित ने पिछली रात की घटनाओं को सुनाया था। अगली सुबह अंकित कमरा 13 से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसे मुश्किल से नींद आई थी। उसे जवाब चाहिए थे। उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह पागल नहीं हो रहा है। मैंने उसे देखा, लड़की को। वह कौन है? जब अंकित खत्म कर चुका था, तो वार्डन ने एक लंबी थकी हुई आह भरी, जो इमारत के दुह को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थी। लड़की? उसका नाम कविता था। अंकित वार्डन के हर शब्द पर टिका रहा। उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह कौन थी, वह इस कमरे में क्यों भटकती थी। उसे समझने की जरूरत थी। वह कौन है? वह यहाँ क्यों है? उसे समझने की जरूरत थी। कविता एक होशियार लड़की थी। वार्डन ने शुरुआत की। उसकी आवाज भावना से भर गई, जीवन और सपनों से भरी हुई। वह आपकी तरह ही अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आई थी। उसने अपनी मेज पर लगे एक फ्रेम वाले फोटोग्राफ की ओर इशारा किया, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ गए थे। दीप्तिमान मुस्कान वाली एक युवती उन पर मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी आंखों में उदासी का संकेत था, शायद आने वाले अंधेरे का पूर्वाभास था। वह एक शानदार छात्रा थी, वार्डन ने आगे कहा। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई थी, लेकिन वह बहुत दबाव में थी। उसके परिवार ने उसकी शिक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनकी उम्मीदों का बोझ सहना उसके बस की बात नहीं थी। अंकित ने भय के बढ़ते हुए भाव से सुना। वह देख सकता था कि त्रासदी सामने आ रही है। कविता की निराशा का भार हॉस्टल की दीवारों में रिस रहा है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अब सामान्य गतिविधि तेज होती गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अधिक आग्रही,
कभी कभी खून जमा देने वाली चीखों में बदल जाती हैं, जो खाली गलियारों में गूंजती हैं। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, किताबें अलमारियों से उड़ गईं, दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गईं। बत्तियां अनियमित रूप से टिमटिमाती रहीं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा में भय की एक दमनकारी भावना व्याप्त हो गई। मैं लगातार दहशत की स्थिति में जी रहा था। थका हुआ, बुरे सपने आने लगे और कविता के सताए हुए चेहरे के दर्शन होने लगे। मुझे पता था कि मैं अब कमरा 13 में नहीं रह सकता, लेकिन मैं कहां जा सकता था। मैंने खुद को फंसा हुआ महसूस किया, अपने डर और इस एहसास से कि मैं अब कविता की दुखद कहानी में उलझ गया हूं। मैं भाग नहीं सकता था, तब तक नहीं जब तक मुझे उसे शांति पाने में मदद करने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। एक रात हताशा से प्रेरित होकर अंकित ने कविता के भूत का सामना करने का फैसला किया। वह अपने कमरे के फर्श पर बैठ गया। अंधेरे में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। हाथ में उसने कविता की तस्वीर पकड़ी हुई थी। कविता, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है तुम यहाँ हो। मुझे पता है कि तुम दर्द में हो। कृपया मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए? कमरा ठंडा हो गया। मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाती हुई दीवारों पर नाचती हुई भयानक परछाइयां डाल रही थी। अंकित का दिल उसकी छाती में तेज हो गया, लेकिन उसने अपनी जमीन खड़ी कर दी। उसे उसकी मदद करनी थी। तुम अकेली नहीं हो कविता, उसने आगे कहा। उसकी आवाज में ताकत आ रही है। मैं अब यहाँ हूँ। मुझे शांति पाने में आपकी मदद करने दीजिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, डर और करुणा का मिश्रण। उसे विश्वास करना पड़ा कि वह उसे सुन सकती है। अचानक कमरा एक अंधाधुंध रोशनी से भर गया। एक कर्कश चीख हवा में गूंज उठी। अंकित ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो कविता चली गई थी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपना बैग पकड़कर वह कमरा 13 से बाहर भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस दौड़ता रहा, अंधेरे गलियारों से, दूसरे कमरों के पीछे से, जब तक कि वह हॉस्टल से बाहर और रात में नहीं निकल गया। मैं तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि मैं मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। शहर की आवाजें धीरे धीरे उन भयावहताओं की गूंज को दूर कर रही थीं जिनका मैंने सामना किया था। मैंने एक टैक्सी बुलाई। मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था और पीछे की सीट पर बैठ गया, दिन के उजाले की सुरक्षा के लिए बेताब। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, उसने शिव शक्ति हॉस्टल की भव्य संरचना पर एक नजर डाली, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने सोचा कि क्या उसने यह सब कल्पना की थी? आतंक, निराशा, कविता की पीड़ित आत्मा। वह जानता था कि वह कमरा 13 की भयावहता को कभी नहीं भूलेगा। कविता की याद, उसकी उदास आंखें और खून से सनी पोशाक हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस जाएगी। वह हॉस्टल से तो बच गया था, लेकिन क्या वह उसकी दीवारों के भीतर छिपी भयावहता से बच पाया था? जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख रहा है। कुछ चीजें उसने महसूस किया, दूर नहीं की जा सकती। वे आपका पीछा करते हैं, हवा में फुसफुसाते हैं, आपके सपनों को सताते हैं, उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाते हैं जो सामान्य की सतह के नीचे छिपा है। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं।